मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको यदि हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। आज के समय में मुहूर्त और ग्रह नक्षत्रों की गति के आधार पर प्रसव यानी डिलीवरी की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। एक प्रश्न चिन्ह हमारे समाज के तरफ मुखातिब होकर विचारणीय है कि क्या जब शल्य चिकित्सा के माध्यम से किसी बच्चे का जन्म होने वाला है तो क्या ग्रह नक्षत्र और मुहूर्त को देखना चाहिए अथवा नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों का यह मत है कि बच्चे का जन्म ईश्वरीय कृपा के माध्यम से होता है, इसलिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, जबकि ज्यादातर लोग मुहूर्त पर विचार करके शल्य क्रिया के माध्यम से संतान को जन्म देते हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो ज्योतिष का संधि विच्छेद किया जाए तो ज्योति धन इस अर्थात ईश्वर की ज्योति यानी ईश्वर का प्रकाश होता है। एक दिव्य दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम ईश्वरीय नेत्र का प्रयोग करके अपने भूत और भविष्य को देख सकते हैं। यदि ज्योतिष विद्या उपलब्ध है तो जरूर हमें, यदि बच्चे का जन्म शल्य चिकित्सा के माध्यम से हो रहा है तो हमें मुहूर्त पर विचार कर या ग्रह नक्षत्रों की गति पर विचार कर शल्य चिकित्सा से बच्चे का प्रसव यानी डिलीवरी को करवाना चाहिए। मैं भी इस विचारधारा का समर्थक हूं कि यदि शल्य चिकित्सा के माध्यम से हमें प्रसव क्रिया करवानी है तो जरूर हमें मुहूर्त पर विचार करके और जन्म के समय का भी विचार करके बच्चे के जन्म को संपन्न करवाना चाहिए, जिससे जन्म लेने वाली संतान एक अच्छे मुहूर्त में जन्म ले और उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो, उसे कम से कम कष्टों का सामना करना पड़े। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि मुहूर्त का निर्धारण कैसे किया जाए। जब भी हम किसी चिकित्सक के समीप जाते हैं तो 9 महीने की गर्भावधि के उपरांत एक संभावित तारीख दी जाती है। उन तारीखों में शल्य चिकित्सा संपन्न हो सकती है। ऐसी तारीखें चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। सर्वप्रथम आपको तिथि का अध्ययन करना है। प्रथमा से लेकर के एकादशी तक की तिथियां श्रेष्ठ मानी गई हैं और कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, यदि इसमें तृतीया से लेकर के एकादशी तक हम तिथि का चयन करें तो ये बच्चे के जन्म पत्रिका के लिए श्रेष्ठ तिथियां हो सकती हैं। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णिमा में जन्म कुछ बेहतर साबित नहीं हो पाता है। अमावस्या की तिथि का तो परिहार करना चाहिए
क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की तिथि में एक ही राशि में गोचर करते हैं। चंद्रमा का बल पूरी तरह से कम हो जाता है। पूर्णिमा की तिथि में यद्यपि सूर्य चंद्र को पूरी तरह से बल की प्राप्ति होती है, इसलिए पूर्णिमा की तिथि का चयन किया जा सकता है, परंतु तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी ये तिथियां श्रेष्ठ हैं। इन तिथियों में ये भी देख लें, अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा की तिथि में चंद्र ग्रहण होता है। बच्चे के जन्म को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से बचाना चाहिए। कोशिश ये भी करना चाहिए कि सूर्य यदि राहु केतु से ग्रसित है तो चंद्रमा कम से कम राहु केतु से बचा रहे। अर्थात यदि ऐसी मजबूरी आ गई है कि राहु केतु का प्रभाव सूर्य देव पर है, तो हमें ऐसी तारीख का चयन करना चाहिए जिसमें चंद्रमा पर कम से कम राहु केतु का प्रभाव नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। तिथियों के चयन के उपरांत नक्षत्रों का चयन भी आपको विशेष रूप से करना है। मूल संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं ये मैं बतलाना चाहूंगा। अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, इन 6 नक्षत्रों को मूल संज्ञक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी विधान है कि बच्चे का जन्म मूल में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? इसके पीछे वजह यह रहती है, यदि बच्चे का जन्म इन 6 नक्षत्रों में यानी मूल संज्ञक नक्षत्रों में होता है तो उसे या तो बुध की महादशा अथवा केतु की महादशा प्राप्त होती है। एक तकनीकी विषय इसके अंतर्गत समाहित है। यदि बुध की महादशा होगी तो कुछ वर्षों उपरांत केतु की महादशा का सामना उसे करना ही पड़ेगा, और यदि केतु के नक्षत्र में बच्चे का जन्म होगा तो जन्म के समय में उसे केतु की महादशा का सामना करना ही पड़ेगा। शायद हमारे ज्योतिषीय रचनाकारों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने मूल संज्ञक नक्षत्रों का परिहार इसलिए किया है कि बच्चे को केतु की महादशा से बचाया जा सके। केतु की महादशा बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहती है और जन्म के समय बच्चे का जन्म शायद केतु की महादशा में नहीं हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। यदि केतु की महादशा में बच्चे का जन्म हुआ तो वो जन्म के उपरांत और केतु की महादशा के भोगने तक की अवधि कुछ कष्टप्रद ही व्यतीत होती है। इसलिए मूल संज्ञक नक्षत्रों में कभी भी बच्चे का जन्म नहीं करवाना चाहिए। कुछ अच्छे नक्षत्र को यदि हम देखें तो पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, शास्त्रगत मान्यताओं के आधार पर यह भी कहा गया है जब पुनर्वसु नक्षत्र की समाप्ति हो और पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो तो ये नक्षत्र राजकीय होता है। इस नक्षत्र में जन्मा बच्चा राजा के तुल्य सम्मान को प्राप्त करता है। एक बहुत गहराई की बात जो अपने रिसर्च और अपने शोध के उपरांत मैं आप सभी से इस विषय को बतलाना चाहूंगा,
जब भी मुहूर्त के आधार पर बच्चे का आप जन्म करवा रहे हैं, आप बृहस्पति के नक्षत्र का चयन करिए। वजह यह है, यदि बच्चा बृहस्पति के नक्षत्र में जन्म लेगा तो 15 साल उसे बृहस्पति की महादशा प्राप्त होगी। बृहस्पति की महादशा के 15 वर्ष उपरांत उसे शनि की महादशा 19 वर्ष के लिए प्राप्त होगी और 19 वर्ष के शनि की महादशा के उपरांत उसे 16 वर्ष बुध की महादशा प्राप्त होगी। यदि 15 वर्ष बृहस्पति की महादशा, 19 वर्ष शनि की महादशा और 16 वर्ष बुध की महादशा को जोड़ा जाए तो लगभग हमें 50 वर्ष की अवधि निरंतर लाभकारी और जातक के लिए सुखों को लेकर के आने वाली रहेगी। कुंडली में बृहस्पति, शनि और बुध यदि अच्छी स्थिति में है तो ये तीनों महादशाएं बच्चे को 50 वर्ष की अवधि तक लगातार सुख प्रदान करेंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण और गहराई का विषय है कि जब हम शल्य चिकित्सा के माध्यम से किसी भी संतान का जन्म करवा रहे हैं, हमें जन्म पत्रिका के निर्माण के समय यह देखना चाहिए कि जन्म पत्रिका का 6वां और 8वां स्थान पूरी तरह से खाली होना चाहिए। तिथि के निर्धारण के उपरांत, नक्षत्रों के निर्धारण के उपरांत, बच्चे की महादशा का अवलोकन करने के उपरांत हमें ऐसे लग्न का भी चयन करना चाहिए जिस लग्न में जन्म पत्रिका का 6वां और 8वां स्थान पूरी तरह से खाली हो। यह रिसर्च है। यदि 6वें स्थान पर किसी भी बच्चे के कोई भी ग्रह नहीं हो और 8वें स्थान पर यदि ग्रह नहीं हो तो वो बच्चा आजीवन निरोगी काया को प्राप्त करता है। मैं अपने साथी मित्रों से ये भी कहना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि कभी भी शल्य चिकित्सा के माध्यम से तारीख का निर्धारण आपने किया है तो समय का निर्धारण जरूर करें, क्योंकि बिना समय के निर्धारण के केवल तारीख के आधार पर मुहूर्त निकालने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें समय अर्थात कितने बजे से कितने बजे के मध्य बच्चे के जन्म को अंजाम देना है, कौन से लग्न की जन्म पत्रिका बनेगी, इसका निर्धारण जरूर किया जाना चाहिए। 6वें और 8वें स्थान को पूरी तरह से आप खाली रखें, चाहे उसके लिए प्रातःकाल या रात्रि के समय ही शल्य चिकित्सा करवानी पड़े। यदि शल्य चिकित्सा की जा रही है और यदि मुहूर्त से संतान को जन्म दिया जा रहा है तो उसे पूरी तरह से समय निर्धारित करके ही संतान के जन्म की क्रिया पूर्ण करनी चाहिए। आप कोशिश ये भी करें, किसी भी ग्रह की गति को हम उस समय बदल नहीं सकते हैं, परंतु कौन सा ग्रह किस भाव में विराजमान होगा ये जरूर हम मुहूर्त के निर्धारण से प्राप्त कर सकते हैं। यथासंभव प्रयास ये रहे कि ज्यादातर ग्रह नवम स्थान यानी भाग्य स्थान पर आ जाएं, ग्रह दशम स्थान यानी कैरियर वाले स्थान पर आ जाएं, ग्रह लाभ स्थान यानी एकादश स्थान पर आ जाएं, या ग्रह लग्न स्थान पर आ जाएं, या चतुर्थ स्थान पर आ जाएं, या पंचम स्थान पर आ जाएं।
ग्रहों के इस समीकरण को समय के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया हूं कि शल्य चिकित्सा के माध्यम से प्रसव यानी डिलीवरी कराने की परंपरा आज हमारे समाज में तेजी से बढ़ती जा रही है। यह एक ईश्वरीय कृपा होती है। कुछ लोग पहले से तारीख निर्धारित कर लेते हैं, परंतु किसी कारणवश वो उस तारीख या उस समय में बच्चे के जन्म की क्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग योजनाबद्ध रूप से संतति के जन्म का प्रयास नहीं करते हैं, परंतु पता नहीं क्यों उन्हें अंतिम समय में कोई माध्यम प्राप्त हो जाता है और वो मुहूर्त देख करके शल्य चिकित्सा के माध्यम से संतान के जन्म की क्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। अर्थात यदि ईश्वर चाहेगा तभी कोई ज्योतिष आपके संतान के जन्म के समय को मुहूर्त निकाल पाएगा। यदि ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो हम सब कुछ मुहूर्त निकालने के बाद भी संतान के जन्म के समय और तारीख को पूरी तरह से फलीभूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रयास हमें करना चाहिए और यथासंभव यदि शल्य चिकित्सा के माध्यम से जन्म करवाना है तो तारीख और समय का निर्धारण पहले से करना चाहिए, जिससे बच्चे का जन्म एक श्रेष्ठ जन्म पत्रिका को लेकर के हो और बच्चे का भावी जीवन सुखमय हो। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।